Well, in this video we will study about the variation of force of friction and applied force and applied force. Okay, so this is our text to study about, and then we'll go for the rolling friction, and the friction is necessary evil and methods of reducing friction as well. So to start with, अभी हमने क्या क्या पढ़ रखा है हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके ग्राफिकल वेरिएशंस के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले आपके साथ एक ग्राफ बनाना चाहते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। This part. Okay, so you have seen that this is the variation. I'm going to represent this part like this. So this is like that. So along x-axis, this is x-axis, and this part is y-axis. Okay, so along this axis you have applied force, along this direction, and you have force of friction along this direction. This is the force of friction. Okay, so this is F is the force of friction. So just see here, हमने क्या किया था कि जब हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास एक कोई सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर आप एक ब्लॉक रखते हैं, तो जो ब्लॉक है उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में होगा। यदि उसका मास m है तो उसका वेट नीचे की ओर होगा, और उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा विच इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इट विल बी normal to the surface. So when the two bodies comes into contact, then two contact forces will generate. तो जब एक बॉडी, जैसे यहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट फोर्सेस पैदा होंगे। एक कांटेक्ट फोर्स ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी होगा, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और एक कांटेक्ट फोर्स ऐसा होगा, उसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक कांटेक्ट फोर्स ऐसा होगा which is in the direction, एक contact force ऐसा होगा which is in the direction opposite to the motion of the body. You can see it like this. So if you apply some force, यहाँ से आप यदि कोई एक force apply करते हैं, if you apply some force in this direction, this is F, so till some of the forces along x-axis, as I have explained it to you, ये मैंने इसका explanation previous वीडियो में कर दिया है। आप ये देखते हैं कि शुरू में आप यहाँ कोई ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। सो अप टू दिस पॉइंट इसका जो x-axis के ऊपर पॉइंट यहाँ रहेगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ रहेगा, इसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ रहेगा, और y-axis के ऊपर इसका वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इतना रहेगा, यहाँ इतना रहेगा, और इस पॉइंट के ऊपर इतना रहेगा। बट यू विल सी इस पॉइंट के लिए फोर्स आपका है अप्लाइड फोर्स F1, और अगले पॉइंट के लिए अप्लाइड फोर्स है आपके पास F2, और थर्ड पॉइंट के लिए आपके पास अप्लाइड फोर्स F3। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ा रहे हैं, so as the applied force is increasing, applied force is directly proportional to the force of static friction. So force of static friction is a self-adjusting friction. Okay, this is increasing, but this keep on increasing. अब देखिए यहाँ जो है force of static friction, यहाँ जो force of static friction मान लो कि force S1 है, आपने applied force और बढ़ाया from point 1 to point 2 to point 3. This is 1 2 3. सो इसके अकॉर्डिंग, इस अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग जो है
वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इतना है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना है, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना है। ओके, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इंक्रीज होता चला जा रहा है। अब सवाल ये है कि यदि मान लो आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते चले जाते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है, इस पॉइंट तक इसका मैथमेटिक्स क्या होगा, F as force of static friction is less than or equal to coefficient of static friction into normal reaction. So this is a normal reaction. R is equal to हम n लिखते हैं. It's a normal reaction, right? So up to this point, I will mark this point A और up to this point मैं यहाँ मार्क कर सकता हूँ कि हमारे पास रहेगा force of static friction. Force of static friction is less than or equal to coefficient of static friction into normal reaction. But the stage will come. एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप इसके पर ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम हो जाएगा। मैं इस पॉइंट की अब बात कर रहा हूँ आपके साथ। इस पॉइंट का मैथमेटिक्स क्या होगा, इस पॉइंट का मैथमेटिक्स क्या होगा, इसको हम लिख देंगे। इस स्टेट के ऊपर जाके आपका जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसमें लेस देन और इक्वल का साइन हट जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू म्यू एस टाइम एन। व्हाट विल हैपन देन आफ्टर दैट, यदि आप इसके बाद थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बदल जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू दिस फ्रिक्शन एट दिस मोमेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इस स्टेज के ऊपर फ्रिक्शन को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। This friction is called limiting friction. Okay? अब आपको ये देखना है कि इस स्टेज तक प्रैक्टिकली होता क्या है। इस स्टेज तक ये जो अप्लाइड फोर्स है, आप फोर्स लगाते हैं और बॉडी मूव नहीं करती है, इसका मतलब जितना आप फोर्स लगाते हैं उसको नलीफाई करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करता है। और ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, हम यहाँ लिखेंगे जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये क्या करता है, इट अपोज द impending motion. Force of static friction oppose the impending motion. Impending motion का मीनिंग आपको क्लियर करना है। impending motion का मतलब है यदि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता, यदि आपका स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना होता बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन सरफेस, यदि ये ना होता तो मोशन कैसा होता। प्रैक्टिकली ये ऐसा चलेगा नहीं बॉडी, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल नलीफाई द नेट फोर्स, बट द इम्पेंडिंग फोर्स इज दैट द मोशन ऑफ द बॉडी in the absence of the static force of friction, right? This is called the impending motion. अब क्या होगा कि इसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या होगा, मैथमेटिक्स से चेंज हो जाएगा। दिस मैथमेटिक्स विल बिकम Fs, ये मैक्सिमम हो जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल बिकम मैक्सिमम, साइन इक्वालिटी का हो जाएगा, एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, आफ्टर दैट इफ यू स्टिल इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, अब आप इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि आप अप्लाइड फोर्स और इंक्रीज करते हैं, देन द फोर्स ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज लेस देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन or limiting friction, this friction is called limiting friction. This is called limiting friction. What will happen then? Then the body will start moving. So इस point of time के ऊपर मैं कैसे इसको लिखना पसंद करूँगा, I will prefer to write it like this. Now see, इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाला वैल्यू होगा आपके पास, ये जो ब्लू लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस शोज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. सो नाउ दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द फोर्स ऑफ maximum value of the static friction, and at this point of time now Fk is equal to coefficient of kinetic friction into normal reaction.
नाउ मैथमेटिक्स विल चेंज लाइक दिस, इस केस में आकर मैथमेटिक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपको इसको सारे को ग्राफिकली कम मैथमेटिकली समझना है। हियर द फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले इज एफ के, दिस इज इक्वल टू म्यू के टाइम नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? इस पॉइंट के ऊपर आपकी बॉडी मूव करेगी, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मोशन। और यहाँ जैसे आपने पढ़ा कि जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट अपोज द इम्पेंडिंग मोशन। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज द इम्पेंडिंग मोशन। अब इसके पैरेलल हम चलते हैं, इसके पैरेलल हम यहाँ चलते हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, दैट काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज व्हाट इट विल डू, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज। अब इसके लिए हम पेन का रंग फिर चेंज करते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज द relative motion, that is the difference between the two. It opposes the relative motion. Static friction opposes the impending motion and kinetic friction opposes the relative motion between the bodies. Kinetic friction opposes the relative motion between two bodies. Okay, so from here on, because in this region the body will start moving, so this part is kinetic friction. So here in this region the body will move, and the body will move, this means there is acceleration. So the body will move ना। सी अपने आप अंदाजा लगाइए। अब आपके पास क्या होगा इस केस में, मैं डायग्राम कुछ यहाँ से बनाता हूँ आपके पास, ये हो जाएगा। So this is the applied force, and this is the force due to kinetic friction. So here between the two surfaces, this is a force due to kinetic friction. So now the force is a vector quantity, and now two vectors are acting in the opposite direction, so the resultant will be the difference of the two quantities. So आपके पास नेट फोर्स क्या आ जाएगा, F नेट, जिसके साथ एक ये ब्लॉक अब मूव करेगा, दिस इज इक्वल टू F वेक्टर माइनस फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन. Now this part is equal to mass into acceleration. This is equal to F vector minus F k vector. So the acceleration with which the body move due to kinetic friction is equal to F minus force due to kinetic friction divided by n. So question is, the body will move with acceleration. This acceleration is F minus force due to kinetic friction divided by mass of the body. So with this acceleration the body will move. The body will move with this amount of acceleration. Okay, imagine for the situation, imagine if now applied force is equal to 0. आप applied force को हटा लेते हैं, what will happen then? The acceleration will become negative. So your acceleration will become, this part is minus Fk by m. So your acceleration will become deceleration. So if it become deceleration, this means that the body will stop. The body will stop. Your body will stop after some time. Okay. So now we will now shift our discussion after this graphical representations to the rolling friction. Okay. So I will continue my discussion now on the rolling friction. So this is another kind of friction. Now you have to understand it well. A rolling friction. This is very interesting for you to understand this. देखिए, a rolling friction, इसका हम definition सबसे पहले लिखते हैं. When a body, when one body rolls over the surface of
surface of another body. When one body rolls over the surface of another body, a rolling friction comes into play. That time रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काम करना शुरू करता है. अब आपको उसका कुछ फिजिक्स समझना है, डायग्रामेटिकली उसको समझने की कोशिश करना है कि एक्चुअली ये सब कुछ होता कैसे है. इसके लिए हम शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक ये स्फेरिकल बॉडी है और ये उसका कोई सरफेस है. इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी मूव कर रही है. अब देखें कि ये जो है स्फेरिकल बॉडी, this is some spherical body, this is one spherical body, and this part is a plane surface. This is a plane surface. Okay, this is a plane surface. So now there is a one point of contact, means one point contact हम यहाँ ऐसा लिखते हैं. So here is one point contact. There is one point contact. One point contact means so one point of the spherical body and one point of the is a point to point contact. So one point of the spherical body and one point of the plane surface is in contact. So this means that there is no frictional force. Ideally there is no frictional force. यदि कोई बॉडी इस सिचुएशन में होती है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता. नो फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ इफ यू आर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस स्फेरिकल बॉडी F and there is no opposing force in this situation, no opposing force. There is no opposing force. And if there is no opposing force, what does this mean? Then F net is not equal to 0. No frictional force. If आप मैथमेटिक्स करते हैं, if frictional force is equal to 0, this means that F net is not equal to 0. This means that the body will move. तो क्या होगा? The body will move with constant velocity. Then body will move with constant velocity. जो बॉडी एक बार चलने लगेगी वो रुकेगी ही नहीं. राइट? अब जरा अलग तरीके की चर्चा करते हैं. बट अब प्रैक्टिकल बात करते हैं. वो तो आइडियल बात थी, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट ट्रू. ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है. प्रैक्टिकली ऐसे होता है, उसका हम अलग से डायग्राम बनाते हैं. जब कोई एक बॉडी एक दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करती है, व्हाट विल हैपन देन? इसका कुछ मैथमेटिक्स और हम लिखते हैं. इन दिस केस फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 एंड फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0. इसका मैथमेटिक्स आपने ऐसे याद रखना है. सो नाउ practically what happens when a body move over the surface, when a spherical body moves over another surface. जब एक स्फेरिकल बॉडी किसी दूसरे सरफेस पर मूव करती है, what will happen? एक बम्प क्रिएट हो जाता है. So this the surface is will bend. The surface get momentarily deformed. Or the other surface, contact surface suddenly deformed. जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो थोड़ा सा बैठ जाता है. ओके, इसका डायग्राम से ही आप समझेंगे अच्छे तरीके से. वेल, आई विल ट्राई टू चूज अनदर कलर फॉर यू.
like this. So this is the diagram. This is some spherical body, and then this is the this is another surface over which it is rolling down. So this is the surface. So then a spherical body comes in contact with this another body. So there is a contact force, because there is some component of contact force. There is a component of contact force. There is a component of contact force that oppose the motion, that oppose the motion. So but we have seen that for the same bait, if we have same bait, for the same bait, यदि आप किसी एक सेम बेट की बॉडी को लेते हैं और उसके ऊपर आप फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, और फोर्स ड्यू टू रोलिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं, then force due to rolling friction is 2 to 3 order of is smaller than force due to rolling friction is smaller by 2 to 3 by 2 or 3 order of magnitude. Okay, so this means this is very very small, so it is easy to transfer a body from one point to another point. So जो भील का जो है जैसे पहिए का जो आविष्कार हुआ, तो उससे इसलिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई. तो हम अब आपके साथ चर्चा को जारी रखते हैं. वो चर्चा इस तरीके की रहेगी. हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं. नाउ विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ओके, so this is all about now the methods of reducing friction. So we will discuss now the methods of reducing friction. अब आप ये देखते हैं कि जब घर में आप कई चीज़ों को कई काम करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, चीज़ों को रब करते हुए आपने देखा है, तो उसमें आप ये देखते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से बहुत पावर लॉस होता है. हीट इन फॉर्म्स ऑफ हीट एनर्जी की फॉर्म में जो पावर लॉस हो जाती है. So here is in many situations like the machine with the different moving parts, so friction does have a negative role to play. So it opposes a relative motion and thereby dissipate the power in the form of heat. It opposes the number one, it opposes the, वो आपने डेफिनेशन में पढ़ा है, it opposes the relative motion. Friction opposes the relative motion. So it base the heat, it base the energy in the form of heat. So it dissipate power in the form of heat. इसलिए हीट की फॉर्म में जो है वो काफ़ी पावर बेस्ड हो जाती है. नंबर 2, so we'll have different colors to explain it. So second is हम क्या करते हैं इसके लिए, we use the lubricants are the way of reducing the kinetic friction in a machine. So we use lubricants to reduce the, ये जो हीट आती है वो रिलेटिव मोशन की वजह से आती है. So they use the lubricants to reduce the relative motion. ओके, देखिए रिलेटिव मोशन को आप समझ लीजिए एक बार फिर से. ये आपके पास कोई प्लेन सरफेस, और ये जो टेबल है ये टेबल रेस्ट की फॉर्म में है, और इसके ऊपर यदि आप एक बुक को धक्का दे रहे हैं, तो क्योंकि टेबल रेस्ट में है और बुक को आप फोर्स लगा रहे हैं, तो बुक मूव करेगी और टेबल रेस्ट में होगा. सो दिस काइंड ऑफ मोशन
इज कॉल्ड ए रिलेटिव मोशन। तो इसकी वजह से हीट होती है। ओके, so if we use a lubricant, then we can reduce the relative motion between the two objects. Okay, so there is another way of reducing the ball bearing. हम ऐसा करते हैं, जैसे आप साइकिल का पहिया आपने देखा है, तो उसमें बॉल बीयरिंग्स का इस्तेमाल करते हैं हम। तो जैसे ऐसे पहिया होता है और इस पार्ट के बीच में हम बॉल बीयरिंग गोल गोल गोलियां जैसी डाल देते हैं। ये इस केस में क्या होता है कि जो दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, उनका सरफेस एरिया घट जाता है। ओके, मूविंग पार्ट्स के बीच का जो सरफेस एरिया है घट जाता है। तो इसकी वजह से एज अ सरफेस इज रिड्यूस, so this reduce the power dissipation. So you can just understand from here the use of we can reduce friction, we can reduce friction by using ball bearings. इस तरीके से भी आप फ्रिक्शन को घटा सकते हैं। और देर आर सो मैनी वेज, आप उसको शेप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द कॉनिकल शेप। जैसे आपने देखा कि फ्रिक्शन जैसे इस तरीके से भी आप देखते हैं कि आपने नाब को देखा है, नाब का जो शेप है वो कुछ इस तरीके से होता है। उसको यदि आप शेप का डिज़ाइन ऐसा कर दें तो भी आप जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। यू कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन बाय दिस वे। सो ड्यूरिंग द कार, जैसे ही आपने देखा कार्स होती है, तो कार जो बड़ी कॉस्टली कार्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है और उसका डिज़ाइन ऐसे किया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम से कम हो। तो आप शेप कुछ कॉनिकल जैसी बना के आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो और अनदर वेज टू रिड्यूस बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रीमलाइन शेप। आप यदि इस तरीके की शेप दे देते हैं तब भी, by providing the cushioned surface between the two, a thin cushion of air is maintained between the solid surfaces. A thin cushion is maintained between two solid surfaces. एक ये तरीका है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इफेक्टिव वे। दिस इज the effective way of reducing friction. This is effective way of reducing friction. So another way is friction is necessary evil. This another part of our discussion is the friction is necessary evil. अब फ्रिक्शन से, अब आपने यहाँ देखा कि फ्रिक्शन से आपको कुछ नुकसान लग रहे थे, पर फ्रिक्शन के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं चलता। तो नेसेसिटी ऑफ द फ्रिक्शन, तो इस पार्ट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हाउ द फ्रिक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू for comfortable life. Without friction, it is very very difficult to manage few activities. So the first part, the kinetic friction dissipate power, is nevertheless important for quickly for the kinetic friction that dissipate power is nevertheless important for quickly stopping the relative motion. So kinetic friction is necessary for quickly stopping relative motion. Is necessary for quickly stopping
a relative motion. One thing. Another way to use this, the necessity of the friction is we are able to walk because of friction. We are able to walk due to static friction. Okay, so there is another way to write it down. An ordinary road, the friction between the tires and the road provide necessary external force to accelerate the car. On ordinary road, the friction between tires, the friction between tires and road, the frictions between the tire and road provide necessary external force to accelerate the car. Another one that everyone knows while sitting in the classroom, that we can write on the blackboard. We can write on the blackboard due to force of friction between chalk and board. So this is all about this topic, and we will carry on this discussion with the circular motion in the next video. If you have any question or feedback, you can write in the comment box. Thank you.